अच्छा बेटा, हम लास्ट क्लास में ऑसिलेशन की बात स्टार्ट की थी और उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने तीनों कंडीशंस में देखे कि प्रूव किया ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक है इफ ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ऑन अ स्प्रिंग मास सिस्टम, और फिर हमने देखा और प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल, ठीक है। एंड देन हमने देखा कि हमारे पास मोशन ऑफ द पेंडुलम। तो तीनों केस में हमने प्रूव किया कि हमारे पास जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, और तीनों कंडीशन में फिर हमने एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाली, वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखिएगा। इट कैन बी अप्लाइड, ठीक है मेरे बेटा। तो हमने कल उसी सीक्वेंस को हम आगे करेंगे ऑसिलेशन में। आज हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, फिर ऑसिलेशन की बात करेंगे, डैम्प एंड हमारे पास फ्री ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन की। ओके, तो चलते हैं आज मेरा बेटा। कुछ चीजें मैं आपको याद करवा दूं, कल हमने, ठीक है। तो कल हम यहां से चले थे कि हमारे पास इक्वेशन जब कंप्लीट की थी, तो अभी हम आगे इसमें बात भी करेंगे कि A इज इक्वल टू माइनस, हाँ भाई, माइनस K बाई एम इंटू एक्स है मेरे बेटा। एक इक्वेशन ये ड्राइव की थी, A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और तीसरी इक्वेशन ड्राइव की थी मेरे बेटा हमारे पास G माइनस जी बाई एल इंटू एक्स, ठीक है ना। ये तीन इक्वेशन ड्राइव की थी वहां पर हमने। अच्छा, आज हम यहां से आगे चलेंगे और अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तुमने बहुत बात की एक्सेलरेशन में, हम कल यहां से रुक गए थे, तो एक्सेलरेशन में एक आखिरी बात को क्लोज करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बेटा एक्सेलरेशन में हम इस किसी भी केस को देखें तो हमने कल बात की थी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्यों डिस्प्लेसमेंट है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है स्प्रिंग में तो मेरे बेटा फोर्स बढ़ता है स्प्रिंग के अंदर, है ना, और फोर्स बढ़ेगा तो बेटा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा, और रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ने से हमारे पास एक्सेलरेशन बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इस कंडीशन में किसी भी कंडीशन में अप्लाई करें, किसी भी कंडीशन में हम अप्लाई करें, एक्सेलरेशन ऑलवेज बी मैक्सिमम विद द इंक्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमारे पास अगर मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होगा, हाँ बेटा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मेरे बेटा जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो हमने कहा एक्सेलरेशन भी बढ़ना चाहिए मेरे बेटा। तो हमारे पास ए, अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पर होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे कहां पर होता है, तो मेरे बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू एक्स नॉट के बराबर नहीं होती एम्पलीट्यूड के। तो मेरे बेटा मैं किसी भी केस में पुट करूंगा तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है किसी भी केस में पुट करें सर आप, तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। अगर मैंने केस नंबर 1 में भी पुट कर लिया मेरे बेटा तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ जाएगा, है ना। इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी नहीं। के और एम तो कांस्टेंट है, इसके साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एक्स नॉट, ठीक है। और मेरे बेटा मिनिमम एक्सेलरेशन कब आता है, मीन पोजीशन पे। कहां पर आता है, क्यों मेरे बेटा मिनिमम एक्सेलरेशन क्यों आता है मीन पोजीशन पे? मीन पोजीशन पे कल हमने बात की थी कि मिनिमम एक्सेलरेशन हमारे पास इसलिए आता है, मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, है ना। तो हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो मेरे बेटा मैं किसी भी केस में पुट करूं ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी मेरे बेटा, ठीक है ना। तो जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, आंसर जीरो आ जाएगा, तो मिनिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम एक्सेलरेशन इस तरीके से आपने याद रखना है। कल हमने बात भी की थी, ये हमें इक्वेशन ड्राइव भी की है, और यहां पर इक्वेशन मिनिमम और मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए होता है। आज हम बात करेंगे मेरे बेटा वेलोसिटी से, कि हम जब पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा था तो उससे कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ जो प्रोजेक्शन मूविंग इन अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो कोई भी ये हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोजेक्शन के लिए, तो बेसिकली प्रोजेक्शन कौन सा मोशन कर रहा था मेरा बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था। कौन सा मोशन कर रहा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था। प्रोजेक्शन अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था तो इसका मतलब है जो हम वेलोसिटी निकाले हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले ऑब्जेक्ट की निकाल रहे हैं। तो अगर हम सर्किल से निकाल रहे हैं तो जरूरी नहीं वो सर्किल के लिए एप्लीकेबल है, इट कैन बी अप्लाइड फॉर एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। दोबारा बोल रहा हूं, इट कैन बी अप्लाइड टू एनी ऑब्जेक्ट हु इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक
मोशन। तो अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे एक केस के लिए मेरे बेटा, सबके लिए क्या होगा, इक्वली वैलिड होगा। ओके चलिए, तो मेरे बेटा हम यहां से कल दोबारा से बात करते हैं कि हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है। एक सर्किल में हमारे पास अगर एक सर्किल में हमारे पास एक पार्टिकल मूव कर रहा है, सर्किल का सेंटर है मेरा बेटा O, हमने एक एंड को लिया था A, दूसरे एंड को लिया था मेरे बेटा एक्सट्रीम पोजीशन को B, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम पोजीशन को B लिया। अब पार्टिकल चला मेरा बेटा, पार्टिकल का मास m है, चला यहां से पॉइंट, कुछ टाइम बाद पॉइंट P पे पहुंचा। तो मेरा बेटा अगर मैं O से P का डिस्टेंस देखूं तो मेरा बेटा बनेगा ये किसके बराबर, x0 के बराबर। किसके बराबर बनेगा, x0 के बराबर। अब यहां पर जो भी हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका नाम रख दिया हमने थीटा। क्या नाम रख दिया, थीटा। और हम यहां से अगर देखें प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल विच लाइज ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्किल, है ना, विच लाइज ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्किल, विच वाइब्रेट ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो वो वाइब्रेट भी किसमें कर रहा है मेरे बेटा, डायमीटर ऑफ द सर्किल पे। तो अगर मैं प्रोजेक्शन को देखूंगा तो वो मेरे बेटा कहां आएगा, डायमीटर पे आएगा, यहां पर प्रोजेक्ट करेगा। दैट पॉइंट इज कॉल्ड मेरा बच्चा Q, ठीक है ना। तो हमने सर्किल के जो रेडियस को बात की थी वो मेरा बेटा कहां से लेते हैं हम, O से A तक। तो मेरा बेटा O से जब हमने A लिया तो प्रोजेक्शन जब मूव कर रहा था वो रेडियस है R, ठीक है। तो प्रोजेक्शन कहां से, ये R हमारे पास यहां से यहां तक है, रेडियस है। तो प्रोजेक्शन मूव कर रहा है अगर मेरा बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो हमारे पास O से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा प्रोजेक्शन, O से A। तो A में जब जाएगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो मेरे बेटा रेडियस किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, चाहे वो इस तरफ A पे जाए चाहे वो B पे जाए। तो मेरे बेटा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को देखूं O से Q तक तो मेरे बेटा उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम नहीं है तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से। तो इसके बाद हमने बात की थी वेलोसिटी की। वेलोसिटी मेरे बेटा हमेशा ऑलवेज जब सर्किल में पार्टिकल मूव कर रहा है विच इज टेंजेंट टू द सर्किल, विच इज टेंजेंट टू द सर्किल। तो मेरे बेटा ये हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी VP लिख दिया मैंने, ठीक है ना, वो टेंजेंट होगा सर्किल से। ओके, सर्किल से इस तरह टेंजेंट है। अब मेरा बेटा मैं यहां पर देखूं, एक बात आपने याद करनी है, जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है ना। तो रेडियस को देखिए हमारे पास O से P तक जो हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज x0, और मेरा बेटा P को देखो इस पे टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, जो ये लाइन आई इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है। कैसे है, तो मेरे बेटा यहां पर एंगल कितना बन रहा है, 90, समझ रहे हो। अगर मैं कभी इसको x कंसीडर कर लूं ना तो इसका y कौन होगा, ये होगा। अगर मैं कभी इसको x कंसीडर कर लूं इसका y कौन होगा, ये होगा, क्योंकि x और y आपस में कैसे होते हैं मेरा बच्चा, परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा मेरे बेटा, तो अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो हम यहां से अगर यहां से इसके, क्योंकि हम प्रोजेक्शन की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, किसकी निकालना चाहते हैं, प्रोजेक्शन की। वो परफॉर्मेंस जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो परफॉर्म कौन कर रहा है, प्रोजेक्शन कर रहा है। वो कहां पर कर रहा है मेरे बेटा, अलोंग दी एक्स एक्सिस या अलोंग दी डायमीटर। तो अलोंग दी डायमीटर कर रहा है तो हमें उस एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब मेरा बेटा अगर मैं यहां से देखूं तो अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं, कभी एक्सिस ड्रॉ करना हो तो मेरा बेटा VP का ये पॉइंट हम बना ले, ये y ले लेते, ये हमारा x है, ठीक है ना। और अगर मैं इसको देखूं तो ये भी क्या है, x है, और ये क्या होगा मेरा बेटा, x0 होगा। तो ये क्या होगा हमारे पास, y डैश होगा, समझ रहे हो, y डैश। अगर ये x डैश एक्सेस है तो इसका y डैश कौन होगा, ये होगा, इसका परपेंडिकुलर, सही। ये x है तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा। अब मेरा बेटा देखो यहां पर x, ये वाला x एक्सिस है ना, ये वाला x एक्सिस, ये वाला x एक्सिस और x डैश आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। तो याद रखिए हमेशा जब x एक्सिस, ये वाला x एक्सिस ले लिया मैंने, इसका एंगल x डैश के साथ कितना बन रहा है, थीटा। तो याद रखिए अगर x और x डैश आपस में एंगल बनाएंगे थीटा तो y और y डैश भी आपस में कितना एंगल बनाएंगे, थीटा। क्योंकि याद रखिए अगर दो एक्सेस आपस में जितना एंगल बनाएंगे उसका परपेंडिकुलर एक्सेस भी उतना ही एंगल बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर एंगल इस दफा VP का एक्स एक्सेस से नहीं बढ़ रहा बल्कि ये y डैश है ना, तो इसका मतलब ये हुआ y से एंगल बनाएगा कितना मेरा बेटा, थीटा। समझ रहे हो, सही। तो ये थीटा यहां से बनेगी, क्लियर है, क्योंकि यहां पर x और x डैश के दरमियान थीटा एंगल है तो y और y डैश के दरमियान एंगल कितना होगा, थीटा। ओके, अब मुझे क्योंकि x कंपोनेंट निकालना है वेलोसिटी का, कौन सा कंपोनेंट निकालना है,
एक्स। तो मेरा बच्चा अगर मुझे एक्स कंपोनेंट निकालना है तो कंपोनेंट में ब्रेक करूंगा, तो बताओ किसके साथ कॉस लूंगा, किसके साथ फाइन लूंगा? वीपी का अगर मैं एक्स कंपोनेंट निकाल रहा हूं तो वीपी एक्स, है ना मेरा बेटा, एक्स ले रहा हूं, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ क्या आता था? कॉस। क्या आता है? और जिसके साथ नहीं बनता उसके साथ, तो मेरे बेटा एंगल इस दफा एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अब हम लेंगे वीपी का साइन थीटा एक्स। वीपी एक्स किसके बराबर होगा? वीपी साइन थीटा। और मेरे बेटा वीपी वाई किसके बराबर होगा? वीपी कॉस थीटा। सही है? डन है? क्लियर है? सही मेरा बेटा? ठीक है ना? तो अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरीके से, तो हमारे पास हमने कंपोनेंट्स निकालनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को कंपोनेंट निकालिए, नाउ वी कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो हम चलते हैं सॉल्व करने। तो मेरे बेटा हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, एक बना मेरा बेटा वीपी एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, वो बनेगा वीपी साइन थीटा के बराबर। और मेरा बेटा वीपी वाई इज इक्वल टू किसके बराबर बनेगा? वीपी कॉस थीटा के। सही है? तो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी कौन सी होगी मेरा बेटा? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, सही, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो मेरे बेटे किसके बराबर होगा? वो हमारे पास बराबर होगा वीपी एक्स के। किसके बराबर होगा? वीपी एक्स इज इक्वल टू वीपी साइन थीटा। वी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? आर ओमेगा के बराबर होता है मेरा बेटा, है ना? सही सही। v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? आर ओमेगा। ऐसे ही v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर होता है। अच्छा मेरा बेटा v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर होता है, तो क्या v आर किसके बराबर है? एक्स नॉट मेरा बेटा ओमेगा लिख लूं? हाँ मेरा बेटा, कोई मसला तो नहीं? ओके चलो, तो अगर ये देयरफॉर वीपी इसके बराबर है तो हमारे पास वीपी एक्स इसके बराबर हो जाएगा मेरा बेटा। वीपी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू ओमेगा इंटू साइन थीटा। सही सही। अब साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। पहले हम यहां पर देखिए, हमारे पास दो चीजें मौजूद हैं। अगर मैं देखो इस ट्राइंगल के अंदर ओपीक्यू के अंदर हमारे पास बेस मौजूद है एक्स नॉट और हाइपोटेन्यूस मौजूद है एक्स, सॉरी बेस मौजूद है एक्स और हमारे पास हाइपोटेन्यूस मौजूद है एक्स नॉट, एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड के बराबर है एक्स नॉट के बराबर। तो बेस और हाइपोटेन्यूस से कॉस आता है। सर कॉस आता है तो कोई मसला नहीं है। एक हमारे पास तरीका है कि हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लें, है ना मेरे बेटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, विच इज इक्वल टू यहां पर बेस किसके बराबर? एक्स मेरे बेटा, हाइपोटेन्यूस किसके बराबर? एक्स नॉट के बराबर। सही। तो कॉस थीटा किसके बराबर हुआ? एक्स अपॉन एक्स नॉट मेरा बेटा। साइन थीटा इज इक्वल टू इसके बराबर नहीं होता? वन माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस, है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मेरे बेटा मैंने साइन स्क्वायर पहले कॉस स्क्वायर को इस तरफ भेजा, माइनस का हो गया और फिर रूट ले लिया दोनों तरफ। तो मेरे बेटा मेरे पास कॉस की वैल्यू पता है ना, हमें कॉस की वैल्यू पता है? हाँ मेरे बेटा, कॉस की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस कितने के बराबर? एक्स अपॉन एक्स नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है मेरा बेटा, इसके बराबर है। तो कैन वी पुट, कि हम यहां पर पुट कर ले मेरा बेटा। आइए किसके बराबर बनेगा? वीपी एक्स। वीपी एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, तो क्या बना मेरा बेटा? एक्स नॉट ओमेगा अंडर रूट, एक्स नॉट ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस, है ना, मैं स्क्वायर ओपन कर रहा हूं मेरा बेटा, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर। और अगर मैं ओपन कर लूं मेरा बेटा एक्स नॉट ओमेगा अंडर रूट, इसको एलसीएम ले ले तो क्या बनेगा? एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स नॉट स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल मेरे बेटा, एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल। मेरे बेटा क्या बना अंदर? क्या बना हमारे पास? वीपी एक्स इज इक्वल टू, हाँ भाई, ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज योर इक्वेशन फॉर वेलोसिटी।
कल हमने बात की थी मेरा बेटा कि वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे। कहां पर मैक्सिमम होती है? क्योंकि मेरा बेटा ऑब्जेक्ट देखो स्प्रिंग में इमेजिन करो, जब मैंने इसको छोड़ा है यहां से तेजी से आएगा और मेरा बेटा फिर यहां पर जाएगा स्टॉप, यहां से जब गुजरेगा स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा और रुक जाएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा मेरा बेटा स्पीड बढ़ेगी, लेकिन जब स्प्रिंग स्ट्रेच होने लगेगा दोबारा रोकते 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 एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर रुक के वापस आएगा तो फिर वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, कहां तक बढ़ेगी? मीन पे। मीन के बाद वो स्प्रिंग क्या होने लगेगा? कंप्रेस होने लगेगा, तो इस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम होते होते यहां पर आके दोबारा जीरो हो जाएगी, फिर देन तो हमारे पास वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होती है? मीन पे। आइए हम प्रूफ भी करके देखते हैं यहां से कि हमारे पास कभी कभार मेरा बेटा याद रखिएगा ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा की इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कल हमने बात की थी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, है ना? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। तो बाज दफा वो देता नहीं है वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू नहीं देता, के बाई एम दे देता है, तो आपको याद रखना है के बाई एम को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने याद रखने के लिए इक्वेशन एक और बनानी है तो ओमेगा इज इक्वल टू मेरा बेटा किसके बराबर होता है? अंडर रूट के बाई एम के बराबर होता है, ठीक है ना? तो हम यहां पर पुट करेंगे मेरा बच्चा, बनेगा यहां पर क्या? VPX अंडर रूट के ओवर एम इंटू मेरा बेटा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? सही, क्लियर? तो हम ये भी इक्वेशन बना सकते हैं। ओके, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ था मेरे बेटा और एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हुआ। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, तो रूट से बाहर आ जाएगा तो ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहां पर ओके, तो कंफ्यूज होके देख, ओके चलो मेरे बेटा यहां पर ये इक्वेशन बन गई। अब देखिए यहां पर वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा? हमारे पास वेलोसिटी हमारे पास बेसिकली में देखो x ये k ओवर m कांस्टेंट, x नॉट की वैल्यू फिक्स है, एम्पलीट्यूड तो फिक्स है, कौन चेंज होता है? डिस्टेंस, है ना? x की वैल्यू कभी बढ़ती रहती कभी कम हो जाती कभी बढ़ती रहती, ऑब्जेक्ट के मोशन के हिसाब से x की वैल्यू कभी बढ़ती रहती कभी, तो तीनों फैक्टर्स कांस्टेंट है, सिर्फ एक फैक्टर है जो चेंज हो रहा है वो x है मेरा बेटा। x कभी बढ़ता है और कभी कम हो जाता है। अब मेरा बेटा मैं x को देखूं, x की वैल्यू सबसे कम कहां हो जाती है? देखो यहां पर x नॉट में से कुछ माइनस हो रहा है ना x, अगर x माइनस ही ना हो तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी, है ना? तो माइनस ही ना हो तो माइनस कब ना हो? जब इसकी वैल्यू कितनी हो? कहां पर हो? मीन पोजीशन पे। तो इसका मतलब अगर ये माइनस नहीं होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि उसमें से कोई भी फैक्टर माइनस नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, वरना इसमें से माइनस होता रहा तो मेरे बेटा इसकी वैल्यू पहले से क्या आएगी? कम आएगी। तो मेरे बेटा हाँ, कहां पर मैक्सिमम होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, हाँ मेरे बेटा वेलोसिटी मैक्सिमम x इज इक्वल टू कितना हो? 0। कहां पर होता है मेरा बेटा? एट मीन पोजीशन। सही, तो मीन पोजीशन पे होता है तो मेरा बेटा VPX इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, अंडर रूट मेरा बेटा क्या बना? एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 0। 0 से मेरा बेटा कुछ नहीं होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये अंडर रूट के बाई एम को मैं ओमेगा लिख दूं ना, कोई मसला तो नहीं। ओके मेरा बेटा मैं निकाल लूं तो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की इक्वेशन होती है ना? बाज दफा इसको एम्पलीट्यूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कल एक सवाल आया था टेस्ट में, शायद मुझे याद आता है। ओके, कि हमारे पास बाज दफा एम्पलीट्यूड मेरा बेटा ए लिख देते हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, ओमेगा ए लिख दिया, उसने लफ्ज इस्तेमाल कर दिया एमसीक्यूज में। एम्पलीट्यूड जो है ना मोशन की एम्पलीट्यूड है ए के बराबर, तो आप बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी? कोई मसला नहीं है मेरा बेटा, एक्स नॉट बोला ए बोल, ठीक है? तो एम्पलीट्यूड है ना, ठीक है? तो एक्स नॉट के फॉर्म में लिखा हो, ए के फॉर्म में लिखा हो, दोनों फॉर्म चलेगा मेरे बेटा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की ये इक्वेशन होती, ठीक है? और मिनिमम वेलोसिटी कहां होगी मेरे बेटा? रुकता कहां पर जाके? एक्सट्रीम पे। तो एक्सट्रीम पे एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई? एक्स नॉट के। एक्स नॉट स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? एक्स नॉट स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आंसर? 0। तो वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 0। समझ आ गया मेरे बेटा? तो एक्स की वैल्यू कहां मैक्सिमम हो जाएगी? एक्सट्रीम पे। कितना हो जाएगा? एक्स नॉट। एक्स नॉट हो जाएगा तो मेरे बेटा एक्स नॉट में से एक्स नॉट माइनस, तो मेरे बेटा आंसर कितना आ गया वेलोसिटी का? 0। तो स्टॉप हो जाता है, मैंने कहा था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो मेरे बेटा मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी ओके
वेलोसिटी मिनिमम कहां होगा मेरा बेटा? जब x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, x नॉट। लेकिन ये कब पॉसिबल होता है? x नॉट के बराबर किस कब होता है? एट कौन से पॉइंट पे? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अब अगर ये यहां पर मैक्सिमम है तो मेरे बेटा वी पी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट, ठीक है मेरे बेटा, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ये भी क्या हो जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर। तो वी पी एक्स मिनिमम आ जाएगा मेरा बेटा, कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, ये 0 आ गया। तो उलट है यहां पर केस है ना, एक्सेलरेशन कहां मैक्सिमम, एक्सेलरेशन कहां मैक्सिमम? एक्सट्रीम पे, है ना, और वेलोसिटी कहां मैक्सिमम? मीन पे। ठीक है, कल एक सवाल था हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट के लिहाज से। हाँ बेटा, किस किसने सही किया, अटेम्प्ट किया सबने टेस्ट? हाँ, कितने नंबर आए मैक्सिमम? कितने नंबर आए? कम आए थे। अच्छा, एक सवाल था स्प्रिंग कांस्टेंट वाला के, वो सबको समझ आया था? नहीं मेरा बेटा, आप नोट्स पढ़ेंगे ना, नोट्स को भी थोड़ी अहमियत दे दे, मैं अपलोड करता हूं नोट्स, उसके अंदर फॉर्मूला मौजूद है। ठीक है, नोट्स आप पढ़ेंगे तो। अच्छा, जब हमारे पास वहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट अगर स्प्रिंग पैरेलल में लगे, कैसे लगे? अब तुम इमेजिन करके मुझे बताओ, अगर मैं सीरीज में लगा दूं स्प्रिंग को एक के साथ दूसरे को, तो मेरे बेटा क्या होगा, स्प्रिंग सॉफ्ट हो जाएगा या हार्ड हो जाएगा? बताइए। ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, एक स्प्रिंग लगा दिया, दूसरा सीरीज में लगा दिया इसके साथ, ठीक है ना, और यहां पर एक दीवार लगा दी। अब बताओ, कंप्रेस करना आसान होगा मुश्किल हो जाएगा? हाँ, आसान हो जाएगा। ठीक है, स्टिफनी सॉफ्ट हो जाएगा, जितना स्प्रिंग बढ़ाओगे सीरीज में स्प्रिंग सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर इसकी वैल्यू के की वैल्यू k1 है, इस ये अलग स्प्रिंग है k2 है, तो मेरा बेटा अगर इसकी वैल्यू सॉफ्ट, ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि स्प्रिंग अब हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा है, तो सॉफ्ट होने की वजह से k की वैल्यू पहले से क्या हो जानी चाहिए, जो रिजल्टेंट वैल्यू पहले से क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग क्या बताता है, जितना हमारे पास फोर्स लगाना पड़ेगा 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए, तो आसानी से अगर हमारे पास ये हो रहा है, तो मेरे बेटा इनवर्स का सम है। किसका सम है? सही है, सीरीज है। कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। ठीक है मेरे बेटा, k1 प्लस k2। कल आपका एक सवाल था वो हमारे पास इस तरीके से कि हम k2 प्लस k1 डिवाइड बाई k1 इंटू k2, मेरे बेटा k1 इंटू k2 इनवर्स कर रहा हूं, तो k इज इक्वल टू क्या बनेगा, k1 प्लस k2। दैट इज योर आंसर। ठीक है, पैरेलल में, सीरीज में सॉरी, और पैरेलल में होता तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, अब स्प्रिंग सारे एक यहां लगा दिए, एक यहां लगा दिए, इसके साथ पैरेलल में लगा दिए, इसको कंप्रेस करना आसान होगा? नहीं, जितना ज्यादा स्प्रिंग लग जाएगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो इसका मतलब है पैरेलल में आपने क्या करना है मेरा बेटा, पैरेलल में क्या करना है आपने, पैरेलल में आपने सिंपल सम करना है, क्योंकि के की वैल्यू क्या होती जाएगी, नेट वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ते चले जाएगी। तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में लगाने, इसका मतलब ये है मेरा बेटा, एक दीवार यहां पर है, इसके साथ एक स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है, ये दीवार यहां लगा दी। अब आसान होगा कंप्रेस करना इस दीवार को, ये दो स्प्रिंग, एक बार एक स्प्रिंग लगा दूं तब आसान होगा। हाँ बेटा, एक बार एक स्प्रिंग लगा दूं, जितना स्प्रिंग लगा देंगे सब मिलकर रोकना चाहेगा, तुम कंप्रेस करोगे, है ना, सब मिलकर रोकना चाहेगा। इसका मतलब है अब ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कंप्रेस करना, इसका मतलब के की वैल्यू, नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले से बढ़ जाएगी। तो अगर ये k1 है, इसकी वैल्यू k2 है, इसकी वैल्यू k3, तो रिजल्टेंट वैल्यू किसके बराबर होगी, k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3। ओके,
ये पास पेपर का ही सवाल था एमडी कैट का, ठीक है, पास पेपर का ही सवाल था एमडी कैट। तो शायद ईयर भी मेंशन हो। ओके, साफ करें। चलिए, चिंका नहीं बना तो यार वीडियो आ जाएगी, ठीक है, कल वाली तो वीडियो भी नहीं आ सकेगी। कल तुम लोगों ने बताया नहीं, मेरे ये ऑन नहीं था बटन और वॉइस गई ही नहीं, ठीक है, वीडियो तो रिकॉर्ड हुई लेकिन वॉइस नहीं गया, तो ठीक है, तो वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकती अंटिल कि मैं वॉइस ओवर करूं, ठीक है, मैं एक्टर तो हूं नहीं। चलो सही, तो मेरा बेटा, हाँ, हम आगे बात करते हैं एनर्जी की। अच्छा मेरा बेटा, एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सही, परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। मेरे बेटा जब भी हम किसी की एनर्जी निकालना चाहते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है मेरा बेटा, अगर हमारे पास मास अटैच टू द स्प्रिंग सिस्टम है भले से, ठीक है, कोई भी सिस्टम हम ले सकते हैं, मास अटैच टू द स्प्रिंग सिस्टम है, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को लिया मेरा बेटा और यहां पर इसको अटैच करके छोड़ दिया, ये मेन पोजीशन पे खड़ा है ओ पे, सही है, ओ पे, तो ओ पे 40, ठीक है, ओ पे 40। अब मैंने इसको स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके इसको आगे एक्सट्रीम की तरफ ले गया, तो स्ट्रेच होगा मेरा बेटा, स्ट्रेच हुआ स्प्रिंग पहले के मुकाबले में, ओके, ये पोजीशन पे आ गया ए पे, ठीक है, तो मेरे बेटा ओ से ए तक का डिस्टेंस क्या बनेगा मेरा बेटा, एक्स नॉट के किसके बराबर बनेगा, और मेरे बेटा मैंने छोड़ दिया स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग पे मेरा बेटा क्या होगा कि ये छोड़ के कब मैं निकला, तो मेरे बेटा ऑब्जेक्ट जाने लगा वापस में, तो किसी टाइम पे यहां पर भी होगा, है ना, किसी पॉइंट पे यहां पर भी होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, मैंने लिख दिया मेरे बेटा पी, ठीक है, और हमारे पास अगर मैं उसको पूरा कंप्लीटली छोड़ दूं और देखूं तो मेरे बेटा एक एंड पे आएगा, यहां से छूटेगा तो बहुत तेजी से आएगा, लेकिन यहां ओ पे रुक नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। मेरे बेटा क्या करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस, जब यहां से मीन की तरफ जाने लगेगा तो स्प्रिंग क्या होने लगेगा, कंप्रेस, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो दूसरी तरफ आएगा मेरा बेटा, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, यहां पर आ गया, ऑब्जेक्ट यहां पर मिला आपको, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड बी, तो ये पॉइंट ओ, ओ ए और ओ बी दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा बेटा, एक्स नॉट के बराबर, किसके बराबर है, ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट ओ से ए और बी के दरमियान क्या करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। मेरे बेटा कहीं पर भी जाए इसकी कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी ना सर, तो मेरे बेटा एनर्जी होगी, एनर्जी जब भी हम निकालते हैं, एनर्जी जब भी हम निकालते हैं तो मेरे बेटा टोटल एनर्जी सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हम 3 पॉइंट पे एनर्जी देखते हैं,
अगर कि पी पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे, मीन पॉइंट पे हर जगह एनर्जी कैसी रहती है? कंजर्व। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसकी एनर्जी कैसी रहती है? कंजर्व। चाहे किसी भी पॉइंट पे देखो एनर्जी कैसी रहेगी? सेम। ठीक है, तो चाहे पी पॉइंट पे देखो, चाहे एक्सट्रीम पे देखो, चाहे मीन पे देखो, तो एनर्जी कभी बदलती नहीं है। एनर्जी हर जगह कैसी रहती है? सेम रहती है। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो लेट्स ट्राई टू, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन हमें ड्राइव करना है तो हम प्रूव भी कर लेंगे इसी के साथ ही। ओके, चलो मेरे बेटे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ मेरा बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सही, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इक्वेशन नंबर 1 बना लेते, किसी भी पॉइंट पे हम निकालें, किसी भी पॉइंट पे निकालें, दोनों का सम होगा टोटल एनर्जी। ठीक है ना, टोटल एनर्जी मेरा बेटा, पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे मेरा बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो हम उसको किसके बराबर ले लेते हैं? पॉइंट पी पे एक्स के बराबर, है ना। मैक्सिमम नहीं है तो एक्स होगा, अगर मैक्सिमम होता है तो हम क्या लेते हैं? एक्स नॉट। ओके मेरे बेटा, तो पॉइंट पी पे अब अगर हम इक्वेशन देखें पॉइंट पी पे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है मेरा बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, वी स्क्वायर। अब पॉइंट पी पे खड़े में अभी हमने इक्वेशन निकाली थी, कहीं बीच के पॉइंट में वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली थी, विच इज इक्वल टू मेरा बेटा हाफ एम, वैसी रहने दो वी। हाँ मेरे बेटा, वी की वैल्यू निकाली थी, वेलोसिटी अंडर रूट के बाई एम, अंडर रूट, हाँ मेरे बेटा, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। हाँ मेरे बेटा, किसी पॉइंट पी पे, है ना, अगर मीन पे जाएंगे तो इसकी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। फिर कुछ और इक्वेशन बनती थी, एक्सट्रीम पे जाते थे तो ये वेक्टर क्या हो जाता था? 0। तो अभी किसी बीच के पॉइंट में होते तो एक्स वैल्यू होती थी, मीन पे होते तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है, और अगर एक्सट्रीम पे होते तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है? एक्स नॉट। तो इसका मतलब अभी हम कहां खड़े? बीच में खड़े कहीं पर पी पॉइंट पे, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट एक्स के बराबर। मेरे बेटा मैं स्क्वायर को ओपन कर दूं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओमेगा की जगह मैंने अंडर रूट के बाई एम लिख रहा हूं, बार बार लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए। ठीक है ना, इसको कभी भी किसी तरीके से भी लिख दे। ठीक है, तो मेरे बेटा अगर मैं स्क्वायर को ओपन करूं, दोनों तरफ से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा मेरे बेटा। तो क्या बना? हाफ एम इंटू के ओवर एम। हाँ मेरा बेटा, ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बना मेरा बेटा? एक्स नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डन है। अब मेरा बेटा क्या बना? ये एम से एम कैंसिल, तो मेरे बेटा पी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी बनी? ये इक्वेशन आ गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की पॉइंट पी पे वैल्यू आ गई हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ठीक है। अब मेरा बेटा एट मीन पे क्या होगा? एट मीन पे आप बताइए, एट मीन। हाँ बेटा, एट मीन पे एक्स की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? सारे फैक्टर कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स की वैल्यू तब्दील हो रही, तो मेरे बेटे मीन पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो मेरे बेटे यहां 0 पुट करूं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगा। हाँ मेरे बेटे, इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। कहां पर होती है? मीन पे, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होता है मेरा बेटा, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, तो इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 0, तो 0 की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स नॉट स्क्वायर आ गया। सही मेरे बेटा। और एट एक्सट्रीम पे क्या होगा काइनेटिक एनर्जी? एट एक्सट्रीम, एट एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या होगा मेरा बेटा? हाँ बेटा, एक्स नॉट के बराबर होगा, तो मेरे बेटा एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? एक्स नॉट। ठीक है, एक्स की जगह मैं पुट कर दूं एक्स नॉट, तो मेरे बेटा एक्स नॉट पुट करूंगा एक्स की जगह, तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस कितना बना मेरा बेटा? तो मीन, है ना, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहां होता है? जाहिर सी बात है सर, वेलोसिटी मिनिमम होगा, तो वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा? अभी हमने वेलोसिटी को प्रूफ किया था मेरा बेटा। ठीक है ना, तो माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर मेरा बेटा एक्सट्रीम पे जाएंगे तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? 0। दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मेरा बेटा मिनिमम, मिनिमम। ओके,
पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट कहां पर मेरा बेटा, एट पी, पॉइंट पी पे निकाल लें, सही बीच में, एट पॉइंट पी पे, बीच पे निकाल लें। अब मेरे बेटा अगर हम बीच में निकालें, ठीक है ना, तो अगर बीच में हम देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आप याद करें कल हमने बोला था स्प्रिंग मास सिस्टम में जितना आप इसको फोर्स लगा के डिस्प्लेस करेंगे तो उसमें आपने क्या किया, बेसिकली वर्क क्या किया, और वर्क किया ऐसा स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। कैसे स्टोर हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि सर जितना आप इसको खींचेंगे उतना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क, और उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगा। किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, इस सिस्टम में। तो मेरे बेटा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा क्योंकि आप डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो द एनर्जी possessed by a body due to its position is called potential energy, है ना। द एनर्जी दैट इज possessed by a body due to its motion is called kinetic energy। तो मेरे बेटा अब हमारे पास पोजीशन तब्दील कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा इसकी पोजीशन को तब्दील करेंगे, मीन पोजीशन से जितना अवे लेके जाएंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर होता है किसकी वजह से, वर्क की वजह से। आप जितना वर्क करते हैं, और वर्क बराबर होता है मेरे बेटा एफ इंटू डी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एफ इंटू डी के। लेकिन यहां पर मेरे बेटा याद रखिए फोर्स एवरेज फोर्स लेते हैं। वजह क्या है मेरे बेटा, अगर मैं सोचे, इमेजिन करें कि अगर मैं मीन से इसको लेकर आ रहा हूं एक्सट्रीम तक, ए तक, ठीक है ना, ओ से कहां तक लेकर आ रहा हूं, ए तक, खींच कर लेकर आ रहा हूं ए तक। तो मेरे बेटा बताइए इस वक्त रीस्टोरिंग फोर्स ओ पे कितना है, रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग पे कितना है, 0 है ना, कुछ भी नहीं है। अब आगे लाऊंगा तो थोड़ा सा स्प्रिंग खींचेगा वापस, और आगे लाऊंगा और ज्यादा खींचेगा, और लाऊंगा, जितना ज्यादा लेते जाऊंगा तो स्प्रिंग पे रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम कहां पर होगा, एक्सट्रीम पे। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि हर पॉइंट पे फोर्स क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो अब मैं क्या ये वाला पॉइंट वाला फोर्स ले लूं, या ये वाला पॉइंट वाला ले लूं, ये वाला ले लूं, ये वाला ले लूं, कोई ऐसे केस में फिर क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, तो मेरे बेटा मीन और एक्सट्रीम को क्या लेना पड़ेगा, एवरेज। तो एवरेज अगर फोर्स निकालूं तो मीन और एक्सट्रीम का एफ इज इक्वल टू एफ एवरेज हमारे पास किसके बराबर होगा। अगर मैं मीन पे फोर्स लेता हूं और हम एक्सट्रीम पे फोर्स लेते हैं, तो मेरे बेटा हमारे पास एक्सट्रीम पे फोर्स लेते हैं दैट इज डिवाइडेड बाय 2, दोनों का मीन ले लेते हैं। मेरे बेटा मीन पे फोर्स कितना था, हाँ बेटा 0। एक्सट्रीम पे किसके बराबर है, एफ के, किसके बराबर है, डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू एवरेज फोर्स। सही, और एवरेज फोर्स किसके बराबर है मेरे बेटा, एफ अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, अब पुट करें मेरे बेटा पोटेंशियल एनर्जी में। सही, ये सबको समझ आ गया। ओके, पोटेंशियल एनर्जी में पुट करें तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 विच इज इक्वल टू एवरेज फोर्स किसके बराबर है, हाफ इंटू एफ। हाँ मेरे बेटे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी, पी कौन से पॉइंट पे, कितने के बराबर होगा, कौन से पॉइंट पे, पी पे। तो मेरे बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्स होगा मेरा बेटा। हाँ भाई सही है, बात क्लियर है यहां तक, सही है। और स्प्रिंग पे जो फोर्स होता है वो किसको ओबे करता है, स्प्रिंग पे फोर्स, ये फोर्स किसका है, रिस्टोरिंग फोर्स है ना। कौन लगा रहा है, कौन लगा रहा है, स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है। तो स्प्रिंग पे जो फोर्स होता है रिस्टोरिंग किसको ओबे करता है, हुक्स लॉ किसके बराबर होता है मेरे बेटा, एफ इज इक्वल टू, है ना, एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स। ठीक है मेरे बेटा, तो के इंटू एक्स में पुट कर दूं तो मेरे बेटा क्या बना, हाफ के एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर। मेरे बेटा पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है एट पॉइंट पी पे, एट पॉइंट पी पे, एट पॉइंट पी पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना। अब मीन और एक्सट्रीम पे निकाल लेते हैं। ठीक है, मीन और एक्सट्रीम पे निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं। अगर पॉइंट पी पे निकल गया तो मीन पे हम एक्स की वैल्यू तब्दील करेंगे और एक्सट्रीम में पी एक्स की वैल्यू क्या करेंगे मेरे बेटा, तब्दील करेंगे। सही है, तो एट मीन, हाँ मेरे बेटा एट मीन, हाँ बेटा एट मीन क्या हो रहा है मेरा बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, एट मीन पे मेरे बेटा एक्स की वैल्यू कितनी हो गई। तो मेरे बेटा मैं पुट करूं पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, मैक्सिमम मेरा बेटा। क्योंकि हाफ के एक्स 0 पुट करूंगा तो मेरे बेटा आंसर भी क्या आ जाएगा,
जीरो। इसका मतलब ये हुआ सर मीन, अब हम पोटेंशियल एनर्जी को देखो एट एक्सट्रीम पे, एट एक्सट्रीम पे मेरे बेटा, एट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, एक्स की वैल्यू कितनी के बराबर होगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट होगा मेरा बेटा। तो मेरे बेटा क्या बना हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, पोटेंशियल एक्स की वैल्यू कितनी मैक्सिमम हो सकती है, एक्स नॉट के हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर हो जाए। सही मेरे बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम एक्सट्रीम पे है और मिनिमम मीन पे। सही, और यहां पर काइनेटिक को देखिए उलट है, इसका मतलब है कन्वर्ट हो रहा है, इंटर कन्वर्टेबल है ना। जब यहां से मैक्सिमम कहा था, जब मैंने एक्सट्रीम पे छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, जैसे जैसे आगे जाते जा रहा है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक में। क्यों मेरा बेटा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और कहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, मीन पे। तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी कहां मैक्सिमम हो गई, मीन पे। तो सारा पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक में। फिर देन हमारे पास वो मीन से अवे जाएगा ना, तो फिर वो एक्सट्रीम में पहुंचेगा तो कौन मैक्सिमम हो जाएगा, सारा काइनेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल में। सारा काइनेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल में। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है ना। तो हमारे पास सारा काइनेटिक किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल में। तो हमने यहां से खींच के छोड़ा एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे कौन मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी। जब छोड़ा मैंने तो ये मूव करते हुए वेलोसिटी बढ़ती जा रही है इसकी, कहां पर मैक्सिमम हो गई, मीन पे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई मेरा बेटा वहां पर। इसका मतलब सारा पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पोटेंशियल खुद कितना हो चुका मीन पे, सारा कन्वर्ट हो गया काइनेटिक। सही, सारा कन्वर्ट हो गया काइनेटिक में। तो है ना, तो हमारे पास इंटर कन्वर्टेबल दोनों एनर्जी है, तो कन्वर्ट हो रही है एक दूसरे पे, ठीक है ना। मीन हमारे पास काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक की। अब मेरे बेटा टोटल एनर्जी निकालना चाहूं, हर पॉइंट पे निकाल लो, है ना। टोटल एनर्जी एट, पहले पी पे निकालते हैं, क्या कंजर्व रहता है एनर्जी या नहीं, देख लेते हैं। टोटल एनर्जी एट पी, मेरे बेटा टोटल एनर्जी किसके बराबर है, देखिए ऊपर लिखा था शुरू में स्टार्ट में, सम ऑफ। तो टोटल एनर्जी को मैंने ई से लिख दिया मेरे बेटा। बताइए पी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बताइए, काइनेटिक एनर्जी प्लस मेरा बेटा पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम है। तो मेरे बेटा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बताइए पी पॉइंट पे, निकाला मैंने इक्वेशन। हाँ मेरे बेटा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पी पॉइंट पे वहां पर है। हाँ मेरे बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर मेरे बेटा, सही है। इसको ओपन कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ मेरे बेटा, क्या बना, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। मेरे बेटा प्लस से माइनस, तो मेरे बेटा टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे कितना आया, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब मीन पे निकाल लें, एट मीन पे क्या होगा मेरे बेटा, एट मीन पे दोनों वैल्यू देख लो। मीन पे बताइए काइनेटिक की वैल्यू, मीन पे बताइए काइनेटिक की वैल्यू किसके बराबर है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बताइए मीन पे। हाँ मेरे बेटा, कितना है पोटेंशियल एनर्जी, मीन पे कितना है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो मेरे बेटा सम किया तो दोनों का आंसर क्या आया, मीन पे कितने की वैल्यू आई टोटल एनर्जी की, और मेरे बेटा एक्सट्रीम पे निकाले, ठीक है, एट एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे हाँ मेरे बेटा टोटल एनर्जी बताइए, काइनेटिक की वैल्यू जीरो, मेरे बेटा पोटेंशियल की वैल्यू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये देखिए पोटेंशियल एक्सट्रीम पे कितना है, हाफ के। तो मेरे बेटा पोटेंशियल एनर्जी यहां पर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है एक्सट्रीम पे, जीरो। तो मेरे बेटा सब निकाला, हर पॉइंट पे एनर्जी कैसी है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर। तो मेरा बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, अगर हमारे पास, हाँ मेरा बेटा अगर हमारे पास यहां पर हम इक्वेशन देखें तो एक्स नॉट हर जगह एनर्जी कैसी है, सेम है। चाहे पी पे देखें, मीन पे देखें, एक्सट्रीम पे देखें, हर जगह इक्वेशन कैसी आ रही है, सेम। तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्व है हर पॉइंट पे, ठीक है ना, हर पॉइंट पे कैसी है, कंजर्व है। हो सकता है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया हो सकता है वो किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया हो सकता है वो दोनों के साथ मौजूद हो, काइनेटिक और पोटेंशियल के साथ, लेकिन टोटल की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो इसीलिए एनर्जी कैसा रहेगा मेरा बेटा, कंजर्व रहेगा। अब अच्छी बात यह है कि यहां पर मेरा बेटा के ई की वैल्यू क्या है, याद रखिए ई देखिए ये हाफ के क्या है,
कांस्टेंट है ना, हाफ और के मेरे बेटे दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब हुआ एनर्जी हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल है मेरे बेटा, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल है, यह याद रखिएगा, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अब मेरा बेटा हमारे पास एक न्यूमेरिकल था फर्स्ट ईयर के बुक में, वो कहता है हमसे कि अगर कभी इसका एम्पलीट्यूड डैम ऑसिलेशन हुआ, मतलब मैंने छोड़ा तो ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा मेरा बेटा, कम नहीं होता जाएगा, है ना। अभी हम आगे डिटेल में बात करते हैं। तो हमारे पास अगर मैं यहां से देखूं तो हमने छोड़ा मेरे बेटा एम्पलीट्यूड अगली दफा में आया पहले से कम हो जाएगा, है ना, कम होते 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 रुक जाएगा। ऐसी है मेरे बेटा, ऐसा तो नहीं है ना हमेशा चलता रहेगा, है ना, तो फिर रात में डर जाएंगे लोग। ठीक है, ये कौन चल रहा है इसके साथ। ओके, तो हमारे पास झूले में अगर एक दफा धक्का दिया तो मेरा बेटा वापस आएगा और वो थोड़ी देर में उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होते 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 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड क्या होते जा रहा है मेरा बेटा, कम होता जा रहा है। तो एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा तो हमसे एक सवाल पूछा था फर्स्ट ईयर में कि हमारे पास अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है बाय फैक्टर ऑफ 20, कितना डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना कम हो रहा है, डिक्रीज, कितना फैक्टर, इनिशियल के मुकाबले में 20 कम हो गया होगा, 20 गुना कम हो गया होगा। एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो कितना डिक्रीज हो रहा है मेरा बेटा, बाय फैक्टर ऑफ 20। तो बताइए एनर्जी कितने फैक्टर से डिक्रीज होगा मेरा बेटा, ये डिक्रीज है ना, कम हो रहा है, तो एनर्जी भी क्योंकि प्रोपोर्शनल है, एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी क्या हो जाएगी, कितना फैक्टर से कम होगा मेरे बेटा, इसका स्क्वायर टाइम्स। तो इसका मतलब ये 20 का क्या हो गया, स्क्वायर। तो वहां पर आंसर था 400। ठीक है, 400 टाइम्स एनर्जी बाय फैक्टर डिक्रीज बाय 400। ठीक है, एनर्जी डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 400। ओके, एम्पलीट्यूड डिक्रीज बाय 20, तो बाय फैक्टर ऑफ 20। ठीक है ना, तो हमारे पास जो एनर्जी डिक्रीज हो गया बाय फैक्टर ऑफ 400। ठीक है, मेरे बेटा याद रखिएगा वो जिस तरह बोले उस तरह से आंसर देना है। अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज बोलता तो हम एनर्जी को क्या बोलते हैं, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो फिर हम एनर्जी को क्या बोलेंगे, वो डिक्रीज हो रहा है। साफ कर दूं? ओके, मैं स्पीड में कर रहा हूं। वो वीडियो तो देखते हो नहीं, तो बिना वजह हम बनाते हैं, है ना। ओके चले, मोबाइल छोड़ के करें साफ। ओके, अच्छा मेरे बेटा एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसमें हम देखेंगे, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, हम उसमें देखेंगे मेरा बेटा कि ऑब्जेक्ट जो है ना वर्टिकल मास, स्प्रिंग मास सिस्टम है लेकिन वर्टिकल है।
तो अगर वो वाइब्रेट कर रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा या नहीं, ठीक है ना। आइए उसको देखते हैं। लेट सपोज कीजिए मेरा बेटा, एक हमने स्प्रिंग मास सिस्टम वर्टिकल लिया है, ठीक है ना, वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम। अब आपको कॉन्सेप्ट इतना आ जाना चाहिए, है ना, कि आप कुछ भी ड्राइव कर सकते हैं। देखिए मेरे बेटा, आप यहां से देखिए एक सीलिंग है मेरा बेटा, दीवार ले लिया, ठीक है, और हमने एक स्प्रिंग को हैंग कर दिया, ठीक है ना, ये स्प्रिंग को हैंग कर दिया, इससे अटैच कर दिया, ठीक है। अब ये नॉर्मल हालत में कुछ भी नहीं हुआ, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग के मास को हम तकरीबन नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं? तो इसका मतलब ये कुछ खिंचेगा भी नहीं, ओके, सही है। तो अब अगर कुछ खिंचेगा नहीं मेरा बेटा, लेकिन मैंने इसमें क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया मेरा बेटा। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को अटैच करूंगा तो अब ये खिंचेगा, हाँ मेरा बेटा खिंचेगा ना। क्यों? वेट कहां जाना चाहता है? नीचे। मेरा बेटा स्प्रिंग कहां खींचना चाहेगा? ऊपर। मेरा बेटा इसका मतलब है स्प्रिंग थोड़ा सा पहले से क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा। तो स्प्रिंग जितना भी खिंच जाएगा मेरा बेटा, अगर मैं इसमें देखूं, लेट सपोज कर लेते हैं कि अगर स्प्रिंग थोड़ा सा खिंच गया, ठीक है ना, यहां पर हमने बना लिया, ठीक है, ये पॉइंट पे, तो यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया, सही है, नजर आने में मसला तो नहीं हो रहा, ओके। तो मेरा बेटा यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब मेरे बेटा यहां पर ऑब्जेक्ट रुका है, अब ये स्प्रिंग मास सिस्टम बना है, ठीक है ना, पहले नहीं था। अगर मैंने स्प्रिंग नहीं मास नहीं लगाया था तो हमारे पास ये स्प्रिंग मास सिस्टम नहीं था, ठीक है। मास लगा दिया तो मेरे बेटा स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया। ऑब्जेक्ट आके रुक गया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आके रुका है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मीन पोजीशन, सही है, मीन पोजीशन। इस पॉइंट का नाम रख दिया ओ, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे देखें तो दो चीजें हमें नजर आती हैं, दो फोर्स है। एक फोर्स है मेरा बेटा नीचे, कौन जाना चाहता है? ये ऑब्जेक्ट, इसका मास कितना? m, मेरा बेटा इसका वेट कितना? mg, वो नीचे आना चाहता। स्प्रिंग रोकता है मेरा बेटा, कहां लगता है फोर्स? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ अगर फोर्स लग रहा सर, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है दैट फोर्स किसको ओबे करता? हाँ मेरा बेटा, अगर यहां पर था पहले तो कितना, जितना भी खिंच गया, लेट सपोज यहां से यहां तक खिंचा है y के बराबर, किसके बराबर? कितना खिंच गया? सॉरी यहां तक, ठीक है ना, तो हमारे पास y के बराबर खिंच गया, ठीक है, सेंटर से हम ले लेते हैं, ठीक है, ओके, y के बराबर, ओके, तो y के बराबर खिंच गया। तो बताइए इसमें स्प्रिंग में कितना फोर्स होगा? x नहीं लिया इस दफा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल, इसीलिए y ले लिया। x होता है, हॉरिजॉन्टल होता तो हम x ले लेते, ठीक है मेरे बेटे। स्प्रिंग में कितना फोर्स होगा? F इज इक्वल टू के वाई, है ना। इसका मतलब वेट को बैलेंस यही कर रहा है ना, वेट को बैलेंस यही कर रहा है। इसका मतलब मीन पोजीशन पे जब ये रुका है सर, तो इसके वेट को बैलेंस कौन कर रहा है? स्प्रिंग का फोर्स। तो इसका मतलब है अगर मैं यहां पर नेट फोर्स निकालूं मीन पोजीशन पे, कितना आना चाहिए? जीरो नहीं आना चाहिए मेरा बेटा। किसके बराबर आना चाहिए? जीरो, क्योंकि मेरे बेटा दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस। ऑब्जेक्ट कहां रुका हुआ है ना, तो अब इसका मतलब वो हुआ कि अगर मैं निकालूं के वाई, क्योंकि ऊपर है मैंने प्लस में ले लिया, और मेरे ना माइनस में कौन ले लिया? मैंने नीचे की तरफ है तो mg, लेकिन दोनों इक्वल है तो बैलेंस हुआ तभी ऑब्जेक्ट रुका हुआ मेरा बेटा कितने के बराबर आएगा? जीरो की, ठीक है ना, याद रखें जीरो की। और अगर मैं कहूं तो ये जीरो के बराबर है, तो देयरफॉर जीरो के बराबर है, तो मेरे बेटा माइनस पे उस तरफ भेज दूं, प्लस का हो जाएगा, तो के वाई इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ? m इंटू जी। ये फैक्टर भी याद रखिएगा, कभी कभार अप्लाई होता है क्वेश्चन, है ना, mg इज इक्वल टू के वाई के बराबर हो, ठीक है। आपसे वर्टिकल सिस्टम में कुछ भी पूछ सकता है। देखो मास दिया जाएगा, मास दिया जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू देगा, आपसे बोलेगा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मास दिया तो m इंटू जी, और हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, तो डिवाइड करोगे और डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा फॉर मीन पोजीशन। अच्छा ये तो मीन पोजीशन के लिए हो गया सर, ठीक है ना, सही, मीन पोजीशन पे हो गया। चले, ठीक है ना। अब मेरा बेटा मैं नीचे से इसको लेकर जा रहा हूं ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहा हूं ऊपर। अब ऊपर लेकर जा रहा हूं, यहां पर लेट सपोज किसी डिस्प्लेसमेंट यहां तक लेकर आ गया, इसको उठाया मैंने, और यहां पर उठाने के बाद मैंने इसको छोड़ा, और ये नीचे ऊपर मूव कर रहा है, दैट मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इसको प्रूव करना है हमें कि ये कैसा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मेरा बेटा सोच के बताओ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा भी ऊपर ले जाऊं यहां पर, ठीक है ना, लेट सपोज इस ऑब्जेक्ट को यहां पर लेकर आ गया किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे लेकर आ गया, इस पॉइंट पे मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर करवा दी, लेट सपोज नीचे से
नीचे से जो डिस्प्लेसमेंट कवर करवा दी वो कितने के बराबर है? डी के बराबर। किसके बराबर है? डी के बराबर। सही ना, डी के बराबर। सही। तो अब बताओ स्प्रिंग पे पहले से फोर्स बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? हाँ बताओ। मैंने उठा लिया यहां से यहां तक रोक दिया, पूरा नहीं लेके गया, यहां लेके जाता तो जीरो हो जाता स्प्रिंग पे फोर्स, क्योंकि ये तो नॉर्मल हालत है स्प्रिंग की, है ना मेरा बेटा। और यहां पर ज्यादा फोर्स लगा हुआ है। जब मैंने उठा लिया स्प्रिंग, तो स्प्रिंग पे फोर्स बताइए कम हो जाएगा ना, खिंचाव कम हो जाएगा, क्योंकि सर आप ऊपर ले गए इस ऑब्जेक्ट। तो कितना कम हो जाएगा मेरा बेटा? कितना कम हो जाएगा? के माइनस डी के बराबर, है ना? नहीं सही है। कितना डिस्प्लेसमेंट कम हो गया? जितना डिस्प्लेसमेंट कम होगा उतना फोर्स कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है सर आप इसमें से डिस्प्लेसमेंट में वाई में से कितना माइनस कर दीजिए आप? डी। अब इस वक्त कितना फोर्स है मेरा बेटा? के माइनस डी। जब मैं ऑब्जेक्ट को छोड़ूं और वो जाए नीचे माइनस में डी में जाए, ठीक है ना, माइनस डी पे जाए इस पॉइंट पे, ठीक है, और ऊपर आए तो प्लस डी पे आए। सही ना। अब ये वाइब्रेट कर रहा है, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक। ठीक है मेरे बेटा। अब इस पॉइंट पे पहुंचता है तो हमारे पास, जब ये यहां पर पहुंचता है तो हमारे पास स्प्रिंग का फोर्स किसके बराबर? इसके बराबर। और मेरा बेटा वेट तो किसके बराबर रहेगा? हमेशा किसके बराबर होगा? एम इंटू जी। अगर मैं यहां पर पुट करूं कि किसी भी पॉइंट में ले लूं, किसी एक पॉइंट पे, तो हमारे पास क्या होना चाहिए मेरे बेटा? स्प्रिंग, हाँ बेटा, नेट फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा मेरे बेटा? एफ। हाँ भाई, स्प्रिंग का फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग का फोर्स, हाँ मेरे बेटा, हुक्स लॉ का फोर्स माइनस वेट। मेरे बेटा कितना फोर्स है वहां पर बताइए? स्प्रिंग का फोर्स कितना है? एट पॉइंट ए पे ले लेते हैं। हाँ मेरे बेटा कितने के बराबर है? के वाई माइनस डी इज इक्वल टू सर माइनस एम इंटू जी। अब मेरे बेटे यहां पर बैलेंस नहीं होगा, नेट फोर्स बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा इसका मतलब है फोर्स कैसा है? अनबैलेंस। तो जब यहां पर पहुंचेगा ना तो वेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, वेट ज्यादा हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगी? कम। फिर वो यहां पर पहुंचेगा तो यहां बैलेंस तो हो रहा होगा, लेकिन अपनी इनर्शिया की वजह से रुक नहीं पाएगा, फिर नीचे चले जाएगा। नीचे चले जाएगा तो कौन ज्यादा हो जाएगा? खिंचाव ज्यादा हो जाएगी। खिंचाव ज्यादा हो जाएगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। फिर वो उसको कहां ले जाएगा? ऊपर। रुक नहीं पाएगा तो कहां चले जाएगा? यहां पर। फिर मेरे बेटे यहां पर कौन ज्यादा हो जाएगा? वेट, ठीक है, स्प्रिंग की फोर्स क्या हो जाएगी? कम। फिर नीचे आने लगे, यहां रुक नहीं पाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर स्प्रिंग की फोर्स क्या हो जाएगी? ज्यादा। इस तरीके से क्या करता रहेगा? कभी एक दफा ये डोमिनेट करेगा स्प्रिंग का फोर्स और एक दफा कौन डोमिनेट करेगा? वेट। तो इस वजह से क्या होता रहेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी कंडीशन में हमें निकाल के दिखाना है कि ये हमारे पास मेरा बेटा यहां पर अभी कौन ज्यादा है? अगर हम ऊपर ए पॉइंट पे ले रहे हैं सर, तो यहां पर मेरा बेटा कौन ज्यादा है? वेट की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन हम यहां पर देखिए कितनी होगी मेरे बेटा? वेट के बराबर। किसके बराबर? नेट फोर्स। इसका मतलब मौजूद है, नेट फोर्स मौजूद है। कितना मौजूद है मेरे बेटा? अगर मैं इसको ओपन कर दूं, अगर मैं इसको ओपन करूं, किसके बराबर होगा? के वाई माइनस के इंटू डी माइनस मेरे बेटा एम इंटू जी। बोलो कोई मसला? हाँ मेरे बेटा। देखो ये W यहां पर ज्यादा था, स्प्रिंग कम फोर्स लगा पा रहा था। इस पॉइंट पे सोचो, इस पॉइंट पे इमेजिन करो, स्प्रिंग ज्यादा खिंचा हुआ, अभी रुका हुआ था, इस पॉइंट पे रुका हुआ था मीन पे, तो वेट और स्प्रिंग की वैल्यू बराबर थी। जब ऊपर ले गए उठा के तो स्प्रिंग की वैल्यू को क्या कर दिया आपने? वेट की वैल्यू क्या कम हो जाएगी? नहीं, बराबर रहेगी। इसका मतलब है वेट की वैल्यू अब क्या हो गई? उस पर डोमिनेट कर रही, क्यों? उसकी वैल्यू तो वही है, स्प्रिंग की वैल्यू पहले से क्या हो गई? कम हो गई। अब छोड़ा तुमने तो नीचे आ रहा है ना, नीचे किसकी वजह से आएगा? वेट की वजह से। क्योंकि मेरा बेटा याद करो, न्यूटन अपने सेकंड लॉ में कहते हैं कि बॉडी विल एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस कौन है? वेट है। तो इसी वजह से कहां आने लगा? नीचे। लेकिन यहां आ तो रहा था, इस पॉइंट पे बराबर तो हो जाएगा दोनों, लेकिन क्या वो इनर्शिया की वजह से रुक पाएगा? तो नहीं मेरे बेटा, उसका इनर्शिया इसको कहां लेके आ जाएगा? नीचे। लेकिन नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू y से ज्यादा हो गई, डबल हो गई, y प्लस डी हो जाएगा, y प्लस। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? स्प्रिंग की वैल्यू क्या हो गई? खिंचाव ज्यादा हो गया, स्प्रिंग की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। खिंचाव ज्यादा हो गया नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग की वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा। और वेट की वैल्यू तो यहां पर बैलेंस हो रही थी, लेकिन नीचे आने की वजह से कौन डोमिनेट कर गया? स्प्रिंग। स्प्रिंग कहां लेके जाएगा इसको? क्योंकि स्प्रिंग की वैल्यू फोर्स कहां लग रही? ऊपर। तो मेरे बेटा ये कहां लेके चलेगा? इसी वजह से ऊपर नीचे ये मूव करता रहेगा। क्लियर है? ठीक है मेरे बेटा। अब मैंने ओपन कर दिया मेरे बेटा। अब देखिए फ्रॉम दिस कंडीशन, हाँ भाई, W इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू किसके बराबर है?
के वाई के बराबर होता है इस पॉइंट पे जब पहुंचता है तो, है ना। एम जी और के वाई क्या होता है मेरा बेटा, बराबर होता है। तो इसका मतलब है एम जी माइनस का और के वाई प्लस का, कैंसिल। हाँ मेरे बेटे दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का और ये प्लस का, तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल है और प्लस और माइनस में। मेरे बेटा यहां पर क्या बचा, नेट फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी। सही है, क्लियर है मेरे बेटा। अब देखिए यहां पर के क्या है, कांस्टेंट, के क्या है, तो क्या बना सकते हैं, प्रोपोर्शनल बना सकते हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया माइनस डी के। कल हमने बोला था मेरा बेटा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो यहां पर हो, ओके, नेट अनबैलेंस फोर्स क्या है, माइनस ऑफ दी, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई सवाल? आपने mg और ky को कैसे माइनस कर दिया, माइनस क्यों किया? कैसे कैंसिल कर दिया सर? उसमें तो कंडीशन कुछ और थी ना, वहां पे तो वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ था। हाँ, अभी यहाँ पे तो रुका हुआ नहीं है। रुका हुआ नहीं है मेरा बेटा। अगर लेट सपोज करो इसकी वैल्यू फिक्स कर देते हैं हम, ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स कर लेते हैं। एम जी की वैल्यू लेट सपोज आ रही 10 न्यूटन, तो उसकी वैल्यू भी होगी ना, के वाई की वैल्यू भी 10 न्यूटन। सही। अब मैंने इस इक्वेशन बना लिया, ओपन कर दिया, इसकी वैल्यू यहां पर कितनी होनी चाहिए, कुछ भी हो, अभी कितनी होनी चाहिए, के वाई की वैल्यू होती कितनी है जब मीन पे होता है तो, अबे के वाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 न्यूटन। एम जी की वैल्यू भी कितनी होती है ही कितनी, वेट 10 न्यूटन। तो मेरे बेटे दोनों वैल्यू कैंसिल नहीं हो जाएगी, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पॉइंट पे हो, अगर ये दोनों एक पॉइंट पे इक्वल थे तो कभी भी घूमते रहे, अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो मेरे बेटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। लेकिन वहां से पता चल रहा है क्योंकि पॉइंट ए पे था तो फोर्स पूरा कैंसिल नहीं हुआ, अगर पूरा कैंसिल हो जाता तो जीरो आता आंसर, समझ रहे हो। तो इसका मतलब यहां पर कुछ फोर्स बच गया सर, और वही अनबैलेंस क्या करवा रहा है, इसको मोशन करवा रहा है। तो वही तो मेरा बेटा उसको निकाल लिया, कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल बना, ठीक है, यही वो फोर्स है जो इसको अप एंड डाउन मूव करवा रहा है। एंड दैट मोशन शोज मेरा बेटा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइम शॉर्ट है, चले कुछ सवाल सॉल्व करें। हाँ मेरे बेटे कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ऐसी एमसीक्यूज ले लेते हैं। ओके, अगर हमसे एक सवाल में बोला है, ठीक है ना, एक सवाल में हमसे बोला है भाई कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो मूव कर रहा है अप एंड डाउन, ठीक है ना, मूव कर रहा है अप एंड डाउन। तो मेरा बेटा मीन पे जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास y की वैल्यू है 220 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट का मास था मेरे बेटा 2 kg, कितना था 2 kg। तो आप बताइए यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो 2 kg का था और मेरे बेटा मीन पे कितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट है, कितनी एक्सटेंशन है स्प्रिंग की 20 सेंटीमीटर। तो बताइए उसका हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, उस स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। हाँ मेरे बेटे देखो यहां पर ये वाला कंडीशन mg इज इक्वल टू किसके बराबर है, ky के बराबर है। तो मेरे बेटा सॉल्यूशन में हमारे पास जाएंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है अप एंड डाउन, तो यहां पर हमने ले लिया मेरा बेटा किसके बराबर, ky इज इक्वल टू m इंटू जी। सही, m मेरा बेटा इसको सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो मेरा बेटा कितना बना 0.2, तो 0.2
K इज इक्वल टू निकालना है, M कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 डिवाइड बाई 0.2। मेरे बेटा 20 जीरो को ऊपर ले जाएंगे पॉइंट को, है ना, तो कितना बन जाएगा 20 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, 2 से 20 को डिवाइड किया कितना बना 10 मल्टीप्लाई बाई 9.8 इज इक्वल टू 98, दैट इज न्यूटन पर मीटर। क्या हो रहा है? ओके, अब नजर आ रहा है? आई होप सो नजर आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करके बता सकते हो मुझे आंसर? आंसर निकाल के बता सकते हो? वैसे आंसर तो निकाला भाई, सॉल्व करो। ऐसे ही कर रहा था क्या? स्प्रिंग में इंग्लिश पे भी ऐसे ही कर रहा था, क्यों? कह रहे मेरे बेटा एक, जल्दी से हम करते हैं, सॉल्व करते हैं कि मेरे बेटा एक ट्रांसवर्स वेव है ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोप हैविंग वेवलेंथ, मेरा बेटा वेवलेंथ दिया हुआ लैम्डा, ठीक है ना, कितने मीटर के बराबर है 8 मीटर। मेरा बेटा उसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अ रोप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज a प्लस, ठीक है ना। अगर वो किसी पॉइंट टाइम 0 पे उसका वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट था ना प्लस a था, ठीक है ना, और वेयर a इज द एम्पलीट्यूड है, तो मेरा बेटा कह रहा है ऑफ द वेव एट व्हाट टाइम द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट b, मेरा बेटा कितना हो जाएगा एट द सेम रोप, मेरा बेटा कितना माइनस है, कितने टाइम बाद, सही है, कितने टाइम बाद। अच्छा पहले तो आप बताइए, अगर हमारे पास वो कह रहा है, अब देखो रोप में ऐसे बना लो, ये बना लिया मेरा बेटा एक दफा पहले क्या था प्लस a, ठीक है ना, और फिर कहां चला गया माइनस a, तो बोल रहे कितना टाइम लगेगा प्लस a से माइनस a में आने, बताइए कितना, क्या टाइम पीरियड पूरा इस्तेमाल हो जाएगा? हाँ मेरे बेटा प्लस, हाँ हाफ ऑफ टाइम पीरियड होगा ना, तो पहले टाइम पीरियड निकाल लोगे यहां से कितना आया, कैसे मेरे बेटा v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है f इंटू लेमडा, और मेरा बेटा लेमडा इज इक्वल टू, हाँ मेरे बेटा लेमडा अपॉन कैपिटल टी लिख दू ना, फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड कर दू, कोई मसला तो नहीं। अब मेरे बेटा मैं टाइम पीरियड निकालूं इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाय क्या होना चाहिए v, तो मेरे बेटा लेमडा कितना है 8, v कितना है 2, मेरे बेटा कितना बना 4, तो मेरे बेटा टाइम पीरियड का कितना इस्तेमाल होगा, पूरा इस्तेमाल होगा क्या? नहीं मेरे बेटे, टाइम पीरियड अगर पूरा इस्तेमाल होता तो यहां से यहां तक आता, ठीक है ना, वो यहां से सिर्फ यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, हाफ करोगे कितना आएगा 2 सेकेंड, तो मेरा बेटा इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 सही है, पढ़ लिया हमने। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑन द अदर साइड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द बॉडी, क्या हो रहा है इसके वायर का इशू होगा। ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मेरे बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। हमारे पास व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या बोला है स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा था कि यहां पर क्या दिया हुआ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और कह रहा है इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, द स्प्रिंग इज स्ट्रेच कितना मेरा बेटा, तो एक्स की वैल्यू दी हुई व्हेन
फोर्स इज अप्लाइड कितना है मेरा बेटा 10 न्यूटन। तो हमारे पास क्या मेरे बेटा के की वैल्यू पूछा है, इसके बाद कैसे निकालोगे? हाँ, एफ अपॉन एक्स इज इक्वल टू के लिख लोगे मेरा बेटा। एक्स की वैल्यू सेंटीमीटर से किसमें करना है मेरे बेटा, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, विच इज इक्वल टू कितना बना 0.4। तो मेरे बेटा 10 डिवाइड बाई 0.4, तो मेरे बेटा यहां पर चला गया 0, तो ऊपर 100 बन गया। 100 से हमारे पास एक 0 ना, इसको हटाता हूं ना, एक पॉइंट को इधर शिफ्ट करता हूं, सॉरी इस पॉइंट इधर शिफ्ट करता हूं, तो मैं एक पॉइंट बढ़ा सकता हूं। तो मेरे पास कितना बन गया 0। तो मेरे बेटा 4 इज इक्वल टू के, मेरे बेटा 4 1 जा 4, 4 25, तो हमारे पास 25 आ गया। ओके, मास गिवन है मेरे बेटा, तो जरूरत ही नहीं। इसमें आंसर निकाल लिए थे? हाँ बेटा, क्या आया था आंसर? कह रहा है टू स्प्रिंग फिक्स, ओके, आर अटैच टू 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, टू स्प्रिंग फिक्स एट वन एंड, अच्छा एक एंड से फिक्स है, एक 5 सेंटीमीटर है और दूसरा 10 सेंटीमीटर। व्हाट व्हेन मास ऑफ 0.5 kg एंड 1 kg आर सस्पेंडेड ऑन देयर लोअर एंड, दूसरे एंड पे अटैच कर दिया, द डिस्प्लेसमेंट इज slightly from their mean position and release, they oscillate with time period in the ratio of, मेरे बेटा कितने टाइम पीरियड से ये दोनों ऑसिलेट करेंगे अगर इन दोनों को ऑसिलेट करने दिया जाए। तो मेरे बेटा कोई मसला नहीं है, एक को देखो, एक के इसको x1 ले लो और इसके मास को m1 ले लो, इसके इस डिस्प्लेसमेंट को x2 ले लो, स्प्रिंग को, है ना, और दूसरा मेरा बेटा m2 ले लो। सही है। अब टाइम पीरियड की इक्वेशन बताइए स्प्रिंग मास सिस्टम में। T1 इज इक्वल टू, मैं लिखूं ना 2 पाई अंडर रूट, हाँ भाई, हाँ भाई, K ओवर M है, सही है, K ओवर M ओवर K भाई, M ओवर K, सही, M ओवर K1, ये M1, सही है। और दूसरे वाले को रेशियो निकालना है ना, तो T2 इज इक्वल टू 2 पाई, हाँ मेरा बेटा, डिवाइड बाई, दूसरे वाले को डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, क्या बना M2 डिवाइड बाई K2, सही मेरे बेटा, 2 पाई से 2 पाई। अब वैल्यू रखो, सारा सॉल्व कर दो, आंसर आ जाए। अच्छा, यहां पर K की वैल्यू नहीं है, K की वैल्यू कैसे निकालोगे? वर्टिकल सिस्टम है ना, हाँ मेरा बेटा, अभी हमने निकाला था K इज इक्वल टू M इंटू जी डिवाइड बाई Y है, सही, तो K1 इंटू, और मेरे बेटे K2 इज इक्वल टू M2 इंटू जी डिवाइड बाई Y2, सही, सही, यहां से हम निकाल सकते हैं ना। हाँ निकालिए, वैल्यू रखिए, निकालिए। कहाँ है डस्टर, कहाँ है यार? अच्छा, मैं यहां से पुट करके निकाल लूं तो जल्दी से, अगर मैं पुट करूं तो m से m कैंसिल हो जाएगा ना, यहां से पुट कर दूं। T1 इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? M1 इंटू M1 डिवाइड बाई K किसके बराबर है?
सॉरी m1 इंटू जी डिवाइड बाई y1 है मेरा बेटा, तो ये ऊपर से नीचे कैंसिल, y नीचे से कहां चला जाएगा, ऊपर मेरा बेटा, तो y1 डिवाइड बाई क्या होगा, g, सही ना, और मेरा बेटा यहां पर क्या होगा, y2 डिवाइड बाई g, सही ना, g से g कैंसिल, तो हमारे पास क्या बना, t1 डिवाइड बाई t2 इज अंडर रूट y1 डिवाइड बाई y2। अब रख लीजिए, आ जाएगा मेरा बेटा, क्या बना, y1 कितना है, हाँ मेरा बेटा पहला वाला डिस्प्लेस कितना हुआ है 5, दूसरा वाला कितना हुआ है 10, 5 1 जा 5 2 जा 10 मेरा बेटा, 1 तो रूट क्या निकलेगा, 1 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर ए, सही, ओके। तो मैंने मेरे बेटे ये निकाल लिया, के की वैल्यू पुट कर दी, के की वैल्यू पुट करेंगे ना, एक में मैंने पुट करके देख लिया कि के की वैल्यू पुट की, तो एम से एम कैंसिल, वाई फोर्थ फ्लोर में था, नीचे से ऊपर चला गया, ठीक है ना, y1 डिवाइड बाय g हो गया, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल, y1 डिवाइड बाय y2 होगा, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2। अच्छा मेरा बेटा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ, ठीक है, ये तो कोई मसला ही है, ये दोबारा सवाल रिपीट हुआ, हाँ मेरे बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉडी ऑफ मास 0.1 kg, साफ कर दूं क्या, ये साफ कर दूं, ओके मेरा बेटा, अ बॉडी ऑफ मास 0.1 kg is stretched to a spring placed on the horizontal frictionless table। और मेरा बेटा हमारे पास मास दिया हुआ है m, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर स्ट्रेच कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये x की वैल्यू दी हुई 20 सेंटीमीटर, कितने फोर्स लगा मेरा बेटा, कह रहा है व्हेन अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है, ये तो बहुत ही आसान सा है, ठीक है ना। तो हमारे पास k पहले निकालोगे, k इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, f अपॉन x के मेरा बेटा, ठीक है ना, f की वैल्यू गिवन है, f की वैल्यू गिवन है मेरा बेटा, कितना है 5 डिवाइड बाय x की वैल्यू कितनी होगी, सेंटीमीटर से मीटर में लेगा 0.2, तो मेरे बेटा 50 डिवाइड बाय 2 25 न्यूटन आएगा, k न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना, और टाइम पीरियड किसके बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट, हाँ भाई m ओवर k, तो मेरे बेटा क्या बना 2 पाई अंडर रूट, मेरे बेटा m कितना है 0.1 डिवाइड बाय 25, आंसर निकालोगे ये आ जाएगा 0.397, ओके सेकेंड्स। किसको, कैलकुलेटर से कर लें, करवाते हैं अभी टाइम कम है, क्वेश्चन कर लेते, अभी तक मैंने क्लास ही नहीं रखी ना तुम लोगों की, क्लास रख मेरे बेटा। ऊपर वाला सवाल सेम, ये वाला सवाल वैसे ही होगा, सेम है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 इसी फॉर्मेट में होगा, ओके ठीक है, क्वेश्चन अलग है बस सवाल तरीका सेम है मेरे बेटा। अगला सवाल इसमें क्या था, क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट परफॉर्म इन अ लैब एक्सपेरिमेंट ऑन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, he has two different spring K1 and K2, two different blocks M1 and M2। तो मेरा बेटा कह रहा है if K is equal to K1 is equal to 2K और मेरा बेटा M1 is equal to 2M2, which of the following combination give the student spring block simple harmonic motion oscillator with shorter time period। मेरे बेटा शॉर्टर टाइम पीरियड, शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए मेरे बेटा कल हमने एक्सप्लेन किया था, टाइम पीरियड मेरे बेटा दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है ना, किस किस पे, हाँ मेरे बेटा मास पे और स्प्रिंग कांस्टेंट पे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर वो कह रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बनाए, कह रहा है भाई दो, उसके पास मास स्प्रिंग भी दो तरह के K1 और K2 है और मास भी M1 और M2 है, जबकि पहले वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट मेरे बेटा 2 टाइम्स है दूसरे वाले के मुकाबले में, और मास M1 वो भी 2 टाइम्स है बाद वाले के। तो बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड देगा। तो मेरे बेटा हमारे पास M ओवर K होता है ना, M ओवर K होता है, इसका मतलब है कि अगर टाइम पीरियड को कम करना है तो मास कम वाला लेना पड़ेगा,
और x को k को ज्यादा वाला लेना पड़ेगा। तो k कौन सा ज्यादा है मेरा बेटा? k1, और मास किसका कम है? m2। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसा सिस्टम लेना है जिसका मास m2 के बराबर हो, यानी कि ये m2 निकालेंगे तो कितना होगा? हाफ ऑफ m1, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ m1, तो कौन सा सिस्टम होगा मेरा बेटा? एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें हमारे पास मास m2 होगा और स्प्रिंग कांस्टेंट k1 होगा। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, स्प्रिंग, हाँ भाई, स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट k1 एंड ब्लॉक ऑफ मास m1, ठीक है। नहीं, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k1 एंड ब्लॉक ऑफ मास m2। तो ये वाला ऑप्शन सही है मेरा बेटा, ठीक है। ये तो सवाल उसी तरीके का है, ओके। हाँ मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, अ पार्टिकल ऑसिलेट्स complete to oscillation in 4 seconds. The time period is, हाँ मेरे बेटा, कंप्लीट करता है एक ऑसिलेशन कितने टाइम में? 4 सेकंड में। तो टाइम पीरियड ये, ठीक है। ये तो वैल्यू कोई मसला ही है। हाँ मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में मसला है, इस सवाल में मसला है। ये वाला सवाल भी आसान था। क्या कह रहे हैं? अ ब्लॉक ऑफ मास m2, ठीक है, इज स्ट्रेच ऑन एन आइडियल स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 200, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। द ब्लॉक इज एट रेस्ट एंड इक्विलिब्रियम एंड इंपल्स ऑफ फोर्स इज, हाँ भाई, एक्ट ऑन द ब्लॉक गिविंग द एन स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमसे क्या फाइंड करने को बोल रहा है भाई? दोबारा से देखूं सवाल, यहां नजर नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई, क्या निकाला आंसर? किसके बराबर आया? क्या कह रहे हैं हमसे? फाइंड क्या करना है? ये एन इंपल्सिव फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक, फोर्स निकालना है। फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा हमारे पास? कि एक्स तो है मगर एक्स नहीं ना मेरा बेटा, ठीक है। स्पीड हमें बताई हुई, स्पीड बताई v इज इक्वल टू, हाँ भाई, नहीं, v इज इक्वल टू 1/, ओमेगा इंटू एक्स नॉट के बराबर है। एक्स नॉट के बराबर है, यहां से नहीं निकलेगा। ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है? ओमेगा बराबर है अंडर रूट m ओवर k ओवर m इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू v। k और m है, हाँ मेरा बेटा, एक्स नॉट निकल जाएगा, तो एक्स नॉट निकल जाएगा, अंडर रूट चला गया, k ओवर m इज इक्वल टू एक्स नॉट। सही, डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया तो फोर्स पता चल जाएगा, F इज इक्वल टू के एक्स। हाँ मेरे बेटा, F इज इक्वल टू के एक्स से निकल जाएगा। हाँ क्लियर है? मैक्सिमम वेलोसिटी की तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहां से सॉल्व कर ले, कितना आया? 2 डिवाइड बाय अंडर रूट, k की वैल्यू कितनी है? 200 डिवाइड बाय, मेरे बेटा m की वैल्यू कितनी है? 2 डिवाइड किया मेरे बेटा 100 आ गया, ठीक है ना। 2 डिवाइड बाय 100, 100 का रूट लिया मेरा बेटा, कितना बना? 2 डिवाइड बाय 10, तो मेरे बेटा कितना बना? 0.2। सही है, एक्स नॉट कितना बना? 0.2 बन गया ना, ओके। और हमारे पास 0.2 आ गया एक्स नॉट, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? F इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना है? k कितना है? 200 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, 1 0 खत्म हो गया, तो बना मेरा बेटा 40। हाँ इसमें मुझे लगता है इनकम्प्लीट है कैसा। हाँ क्या बोल रहे हो? ऊपर नीचे मतलब क्या? क्या ऊपर नीचे हो गया? नहीं, ये तो फिर हमसे पूरा सवाल नहीं है यहाँ पर। इसके बराबर होगा 0.2। डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है कि इंपल्स ऑफ फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक, ठीक है, गिविंग इट्स वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है ना। हाँ कहीं लिखा नहीं है, या तो एक्स नॉट की वैल्यू बोल रहा होगा हमसे, एम्पलीट्यूड निकाल के दिखाए, ठीक है ना। वेलोसिटी अगर ये आ रही या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बता, ओके।
सवाल पूरा नहीं है, नीचे वाला सवाल निकल गया, ये वाला सवाल सॉल्व करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 13 करवा दिया, ये वाला सवाल तो कोई मसला ही नहीं था, न्यूटन्स फॉर्मूला है। ठीक है मेरा बेटा, आइए सिंपल पेंडुलम में देख लेते, ये वाला सवाल भी मसला नहीं है, टाइम पीरियड वाला है। ठीक है, इससे इंडिपेंडेंट होता है, ये भी सवाल में मसला नहीं है, ये भी सवाल में मसला नहीं है, कोई भी नहीं। ओके, बाकी सवाल आसान है। ओके, मिलते हैं मेरे